तो आज का हमारा टॉपिक यही है, IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इस IFRS के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और दूसरा हिस्सा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। पहले हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की, और फिर बात करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की। तो व्हाट इज नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो 1 साल से ज्यादा होता है, 1 साल से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को दे रहा होता है लॉन्ग टर्म में। अब कंपनी ने अगर कोई नॉन जी करंट एसेट खरीदा है तो ये उस पर जरूरी तो नहीं कि वो उसको हमेशा के लिए अपने पास रखेगी, उसको बेच भी तो सकती है। लेकिन मसला ये जी है, सर। जब ये इतने बड़े बड़े एसेट्स बेचते हैं तो ये इमीडिएट सेल नहीं होते, इसके सेल होने में टाइम लगता है। तो जब आप किसी जी नॉन करंट एसेट के बारे में फैसला करते हो कि ये अब हमने इस्तेमाल नहीं करना, वी आर गोइंग टू सेल इट ऑफ, तो फिर देखो नॉर्मली जो एसेट होते हैं ना, वो आपके होते हैं IAS 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा होता है क्योंकि वो आपको कमा ठीक। के दे रहे होते हैं, वो यूज हो रहे होते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन हो रहा होता है। और होना भी चाहिए कि कोई चीज अगर कमा के दे तो बिल्कुल। मैचिंग रूल क्या है कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसका रेवेन्यू, जहां से रेवेन्यू आता है उसके अगेंस्ट आप जो है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता जी है, सर। अकाउंटिंग का मैचिंग जी कॉन्सेप्ट सर। है। ये है कि एसेट अब आप क्या करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? बेचने जा रहे हैं। अब एसिड बेचने जा रहे हो तो इसमें मसला क्या होगा, इसमें छोटा सा मसला होगा कि अब आप इसको अपनी प्रोडक्शन लाइन से या अपनी नॉर्मल यूज से हटा रहे हो। जब आप अपने एसिड को वहां से हटाओगे और उसको बेचने के लिए मार्केट में ले आओगे, तो अब उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो ये आप बोलेंगे कि भाई IFRS 5 से पूछो। जब तक एसिड चल रहा था, इस्तेमाल में था, वो IAS 16 में था, और IAS 16 में डेप्रिसिएशन होता है। कमा के दे रहा है, चल रहा है, तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आपने फैसला कर लिया कि ये एसिड बेच दूंगा, तो सर्टेन कंडीशंस हैं जो स्क्रीन पे आपकी नजर भी आ रही है, मैं एक एक करके पढ़ूंगा भी। जब कंडीशंस को मीट कर जाएगा आपका बेचने की नीयत, तो फिर उस एसेट को IAS 16 से हटा देंगे, यानी उस एसेट को नॉन करंट एसेट से हटा देंगे और उसको करंट एसेट बना देंगे, और करंट एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता। ये मैंने क्या कहा? जब तक एसेट आपका इस्तेमाल में था, आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट है, ठीक। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में नजर आएगा और डेप्रिशिएट हो रहा होगा। लेकिन जब आपकी मैनेजमेंट ने दिल बना लिया कि इसको बेचना है, प्लान बना लिया, सप्लाई सेलर बायर को ढूंढने लगे, प्रोग्राम बना लिया, किसी को ठेका दे दिया, यानी काम शुरू हो गया बेचने के लिए, और एसेट जैसा है ऐसा बिक सकता है, और आपको लगता है कि 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो रीजनेबल हम मांग रहे हैं, हम फजूल प्राइस यानी बहुत ज्यादा एग्जेजुरेट करके प्राइस नहीं मांग रहे। अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं कि मैनेजमेंट का प्लान है, बिकने के लिए इमीडिएट रेडी है, बायर हम ढूंढ रहे हैं, 12 महीने में उम्मीद है बिक जाएगा, प्राइस भी हम रीजनेबल मांग रहे हैं, तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो एसेट IAS 16 से निकल आएगा, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से निकल आएगा, और कहाँ पे आ जाएगा? करंट एसेट में आ जाएगा। और करंट एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता। ये सारी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको सामने ही लिखी हैं, मैंने आपको उर्दू में बताई हैं, यहाँ पे इंग्लिश में मौजूद हैं। ठीक है। ठीक। इसके बाद जब एसेट IAS 16 से आएगा IFRS 5 की तरफ, तो थोड़ा सा तो करेगा ना कुछ, तो वो उसकी जी। कैरिंग अमाउंट पे होगा। जब IAS 16 में होता है कोई चीज तो किस पे होता है? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट पे चल रहा होता है। तो हम उसकी कैरिंग अमाउंट तो देख रहे होंगे, उसकी कैरिंग अमाउंट तो आ रही होगी, ठीक है भाई। एक एसेट है IAS 16 में पड़ा हुआ है, ठीक। तो उसकी कैरिंग अमाउंट तो आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? जी सर, आ रही होगी। अब कैरिंग अमाउंट आ रही है, लेकिन अब हम आई इसको IFRS 5 में किस वैल्यू पे लाएं, या उसको कैरिंग अमाउंट पे उठा के ले आए? नहीं, हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, उसकी फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू बोलते हैं मार्केट वैल्यू को, फेयर वैल्यू बोलते हैं मार्केट वैल्यू को। किसी भी चीज की फेयर वैल्यू की मार्केट जब भी वैल्यू। बात में आ जाना चाहिए, फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू लेस, जब आप जी किसी सर। चीज को बेचते हो तो उसके बेचने के कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं,
कॉस्ट टू सेल मतलब सेलिंग के खर्चे, मार्केट वैल्यू ठीक और बेचने के लिए जरूरी खर्चे हम ये निकाल लेंगे, ये गिवन होगी, फेयर वैल्यू भी गिवन होगी, कॉस्ट टू सेल भी गिवन होगी। और जी ये सर। दोनों जो वैल्यूज आ गई, एक तो उसकी कैरिंग अमाउंट जो आपकी बुक्स में नजर आ रही है वो, और एक उसकी ठीक फेयर वैल्यू, इन दोनों में से जो लोअर होगी ना जी उस पे सर। एसेट करंट एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक उस पे एसेट करंट एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, जब भी आईएफआरएस 5 में आता है तो करंट एसेट बन जाता है, और करंट एसेट का जी सर। डेप्रिसिएशन नहीं होता। बात समझ आ रही जी है? सर। जी जी सर। अब एक बात समझो, मैं कुछ केस की बात करूंगा, एक केस ए कर दूंगा मैं और एक केस बी करूंगा, इधर ही वैल्यूज में ठीक। अज्यूम करूंगा, ठीक है? देखिए, ठीक। मैं कहता हूँ कैरिंग अमाउंट एक एसेट की 1 लाख है, जी सर। और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल 80,000 है, ठीक। नहीं 1,80,000, ठीक है? 1 लाख तो 80 ये हजार ठीक करंट है सर। बनेगा, करंट एसेट बनेगा कितने से? बिल्कुल सर। सर ये फिर जो लोअर ऑफ है ना सर, मतलब यानी कि कौन? 1,80,000 है ना। ओ सॉरी सर, मतलब ये जो 1 लाख वाली अमाउंट जो है, ये आ जाएगी इधर करंट एसेट में। खत्म। सही है, यानी हमारे जी पास सर। अभी भी कैरिंग अमाउंट पे देखो, नॉन करंट एसेट कैरिंग अमाउंट पे होता है, अभी भी कैरिंग जी अमाउंट जी पे और बाद में भी कैरिंग अमाउंट पे ही आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होती जी है? सर। तकलीफ होती है यहाँ, जी फर्क नजर सर। आ रहा है? जी सर अब ये बिल्कुल आ कितने रहा पे है। नजर, आप सर देखे ना, पहले तो मतलब जो है ना, एक ऐसी ये भी बात है कि जी मतलब जो है ना, हम जो बेच रहे मार्केट वैल्यू जो है वो 1,80,000 थी, ठीक है। और उसकी जो असल जो कीमत थी ये वो ये मतलब बन 1 लाख थी। गया, excuse me, ए खत्म हो गया, अब सिर्फ बी को देखना है। जी जी सर। वो मैं कंपैरिजन सर कर रहा था सर। नहीं कंपेयर नहीं करो ना, वो ए खत्म हो गया, अब बी की बात हो रही है। बी ठीक को ठीक। बताओ, लाख का एसेट रिकॉर्ड हुआ हुआ है कैरिंग अमाउंट पे, और फेयर वैल्यू 80,000 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमें लोअर पे रिकॉर्ड करना है, यानी किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जी सर बिल्कुल। किस पे करेंगे? 80,000 पे सर। 80,000 पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब मसला जी क्या सर। है यहाँ पे, एसओसीआई में इम्पेयरमेंट लॉस जी आएगा, सर। क्यों आएगा इम्पेयरमेंट लॉस? नुकसान। इस केस में तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि लाख जी की जी चीज सर। आ रही थी। इधर लाख की चीज जो है वो कितने एक पे आ लाख रही है? अस्सी में बिकी थी। तो कितने से गिर रही है? सर वो 80,000 उसकी, सर बीस तो ये हजार से। 20,000 जो है ये हमारा क्या बन गया? इम्पेयरमेंट लॉस बन गया। कि जब भी, इम्पेयरमेंट। याद रखना, लोअर ऑफ आईएफआरएस 5 में लोअर ऑफ पे आएगा, अगर कैरिंग अमाउंट ही लोअर है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कैरिंग अमाउंट पे ही आ गया, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर ठीक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से लोअर देन कैरिंग अमाउंट ठीक है, ठीक। तो जो डिफरेंस है वो नुकसान है, आपकी वैल्यू घट रही है, गिर रही है, इसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, और ये एसओसीआई यानी पीएनएल ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस बन जाएगा। कोई सवाल? कैप्लन की रिवीजन किट क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे पास, हो सकता है नई किट में थोड़ा नंबर आगे पीछे हो। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, आईएफआरएस का नाम है, विच वैल्यू शुड बी यूज्ड फॉर द एसेट एट 31 मार्च 2002? किस पे रिकॉर्ड करना है? बैन ने, बीएन ने एक एसेट को क्लासिफाई कर दिया है ऑलरेडी ना, क्लासिफाइड सेकंड फॉर्म है, यानी कर दिया, आपसे कंडीशन नहीं जी पूछ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन पूछ रहा है। एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है? सर, ये है कैरिंग अमाउंट जो है 900 है। हमें पता है जब आईएफआरएस 5 में कोई चीज आती है तो करंट एसेट बनती है, और करंट एसेट जो बनती है वो उसका एक फॉर्मूला है कि वो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता है, राइट के रॉन्ग? जी सर। अब हम जी देखते सर हैं बिल्कुल सर। भाई, फेयर वैल्यू कितनी है, तो फेयर वैल्यू 800 है, कॉस्ट टू सेल बेचने का खर्चा कितना है, बेचने का खर्चा 50 है, तो 800 माइनस 550, 800 माइनस 50 कितना हो जाता है? 750। हमने कैरिंग जी अमाउंट सर। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या लेना होता है? लोअर। लोअर लोअर जी सर। इसमें देखो क्या पूछा है कि आप किस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करोगे, आपसे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं पूछ रहा, वरना तो हम डिफरेंस करके इम्पेयरमेंट लॉस भी बता सकते हैं। ये पूछा एसिड जी कितने रिकॉर्ड करोगे भाई, तो आप बताओगे एसिड कितने में रिकॉर्ड करोगे? लोअर क्या है? सर वो 750 पे। 750 इज द लोअर अमाउंट, तो हमारा आंसर आ गया ए फॉर एप्पल। और ये है आपका पास पेपर, इसमें कोई सवाल? नहीं नहीं सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम योर रिवीजन किट, कैप्लन की किट का क्वेश्चन है, थ्योरी पूछी है हमने थोड़ी देर पहले आपको, जब स्लाइड्स दिखाई आपको मैंने भेज भी देनी है, ठीक है?
इसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस को पढ़ा था। तो आइए हम कंडीशंस को एक बार पहले रीड कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जी कंडीशंस क्या है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी का क्वेश्चन है ना। ये है आपके पास कंडीशंस, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रही है, एक बार इसको रीड कर लो। मैनेजमेंट ने कमिटमेंट कर लिया हो कि बेचेंगे। एसेट अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए, 12 महीने के अंदर बिकना चाहिए। रीजनेबल प्राइस मांगी जानी चाहिए, और ये प्लान जो है, कंपनी इसको विड्रॉ नहीं करने वाली हो, यानी बेचने की नीयत की है तो बस अब बेचना है। कंपनी थोड़े टाइम बाद ये ना ठीक बोले कि नहीं यार अब तो नहीं बेच रहे, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए, विड्रॉवल ऑफ प्लान का चक्कर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है ठीक। किसका? अकॉर्डिंग टू IFRS 5, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का पूरा नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्राइटेरिया फॉर एन एसेट टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल? ढूंढेंगे। नंबर 1, अवेलेबल इमीडिएट सेल होना चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन में बिकने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या ये कंडीशन है? बिल्कुल है। जी सेल इज हाईली प्रोबेबल, यानी बिल्कुल है 12 सर। महीने बिक जाना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी की निशानी है। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की शर्त थी कि 12 महीने की थी? बिल्कुल सर। 12 महीने की थी ना, एक जी महीने की। सर बिल्कुल। तो नंबर 3 गलत है। और रीजनेबल प्राइस पे आपने ऑफर करनी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 सही है। तो आंसर मेरे ख्याल में C फॉर कैट है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। जी सर। एनी नहीं नहीं प्रॉब्लम? सर। ओके। नहीं नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कैप्लान रिवीजन किट, क्वेश्चन नंबर 36। पूछने वाले ने पूछा है, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इन टिलीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2005। 31 मार्च 2005 की कैरिंग अमाउंट पूछी है, ध्यान से देखना। 1 अप्रैल 2004 को एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 8 लाख, रिमेनिंग लाइफ थी 16 साल, ठीक। एंड वॉज कैरीड अंडर द कॉस्ट मॉडल। IAS 16 का जो कॉस्ट मॉडल है, यानी हर साल डेप्रिशिएट होता होगा। अब देखो इसका ईयर एंड क्या है, मार्च में है ना। 31 मार्च 2005, शुरू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2004। और एसेट की यहाँ पे आपको कैरिंग अमाउंट बता दी है कि साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट है 8 लाख। बात समझ आ रही है? जी सर। बीच में कुछ हुआ है, 1 अक्टूबर, देखो लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2004, टिल ने डिसाइड किया कि इसको बेच देगी और इसको हेल्ड फॉर सेल बनाना ठीक चाहती है। यानी इस डेट को ठीक। IFRS 5 आ गया, लेकिन इससे पहले तो 16 चल रहा है ना। ठीक। फेयर वैल्यू भी दी हुई जी है, सर। सब कुछ है। मसला ये है कि सर, हमें सबसे पहले जो IFRS 5 में लेके आते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, या जी सर। फेयर वैल्यू फेयर लेस वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल। सही बात है। कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो गिवन होती है, कितनी गिवन है? सर ये 7,90,500। अब कैरिंग अमाउंट 8 लाख में नहीं ले सकता, बात समझना क्यों। क्योंकि कंपनी ने हेल्ड फॉर सेल बनाया किस दिन है? एक ये अक्टूबर सर को, ये बनाया है। 1 अक्टूबर जी को। सर। तो अब मुझे कैरिंग अमाउंट जो शुरू की दी हुई है ना, उससे काम नहीं करना होगा। मुझे क्या करना होगा? जी मेरे सर। पास कैरिंग अमाउंट दी हुई जरूर है, लेकिन ये कैरिंग अमाउंट है 1 अप्रैल 2004 की। जी इसका काम नहीं करूंगा मैं इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, ताकि मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाए कब की? 1 अक्टूबर की। सही है, कितने महीने का मैं डेप्रिसिएशन जी माइनस सर। करूंगा? तो ये कितने मंथ्स होते हैं अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, गिनो जरा। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर है ना। कितने महीने हुए जी ये? सर। अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सात। दोबारा गिनो। अप्रैल सर में एक मिनट एक मिनट सर। जुलाई अगस्त सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने सर। 6 महीने, लाइफ है 16 साल, दीदी ये देखो यहाँ कोने में। जी सर बिल्कुल।
16 साल से डिवाइड किया और हमें सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए। जी सर, कैलकुलेट प्लीज। 8 लाख डिवाइड बाय एक 16। मिनट सर, एक मिनट सर। 8 लाख डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, सर 25,000। 25,000। तो क्या बचेगा? 775। जी सर। ठीक हो गया। 775 कैरिंग अमाउंट आ गई। हमें लेनी है दोनों में से लोअर। कौन सी लोअर नजर आ रही है सर? विच इज जी सर, लोअर? 7 लाख। जी जी सर, जो ये लोअर है। और आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। और ये है आपका IFRS 5 का एक ट्रिकी क्वेश्चन। बस याद रखना, जो ये लोअर ऑफ का फार्मूला है ना, ये उस दिन की कैरिंग अमाउंट लेनी होती है जिस दिन आपने एसेट को हेल्ड फॉर सेल बनाया है। तो हो सकता है आपने साल के बीच में ठीक किया है। हो। अगर साल के बीच में किया होगा तो जी पहले डेप्रिसिएशन कर करा के कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, देन वी विल वर्क फॉर IFRS 5। ओके। सर, वो कहते हैं ना वो। और इसके साथ हमारा IFRS 5 का पहला पार्ट, जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये पूरा हो जाता है। जी सेकंड सर। पार्ट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो इस वीडियो में हमारे पास है IFRS 5, जिसमें एक नॉन करंट एसेट किस तरह से करंट एसेट में कन्वर्ट होता है और किस वैल्यू पे होता है। कैरिंग अमाउंट पे होता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से भी कम हो तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस भी आता है। ये चीजें और कुछ 3 पास पेपर्स जो आपकी रिवीजन किट के थे हमने देखे। नेक्स्ट के अंदर हम इसका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है।